Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of April 2024. 18 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद का पहला एनालिसिस है ये। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया या जो उन्होंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया था, अपनी मेहनत जारी रखें, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी ना कभी आपको किसी न किसी फील्ड में तो सफलता मिल ही जाएगी। हो सकता है कि आपका यूपीएससी ना निकले, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। एंड अगर एग्ज़ाम्स नहीं भी निकलते तो भी आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो किसी न किसी वॉक ऑफ लाइफ में आप अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सवालों के साथ हम स्टार्ट करेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। तो आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कीरोजन। तो कीरोजन मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, तब ये कीरोजन के बारे में बताया था। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द रॉकी अंडरग्राउंड इज कॉल्ड कीरोजन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द सेडिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको कहा था कि जो प्राइमरी रॉक होता है, यानी कि सोर्स रॉक जो होता है, जहाँ से हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसी में कीरोजन होता है। कीरोजन इज द पार्ट विच कंटेन्स द हाइड्रोकार्बन्स। एंड तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। एंड सेकेंड है इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है मतलब ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है। सो इट रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ दैट। So that is the correct answer. Second question है, which of the following organizations released the Global Trade Outlook and Statistics Report? तो Global Trade Outlook and Statistics Report किसने निकाली? ऑप्शन है आपके पास UNCTAD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन तो कुछ कॉमन सेंसिकल भी होते हैं, जैसे इसमें आप ग्लोबल ट्रेड आउटलुक है, तो अगर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ना, तो जैसे दो आपके पास इस पे ऑब्वियस चॉइसेस आ जाएंगे। एक तो पहला आ जाता है अंकटाड, जिसमें ट्रेड वर्ड यूज हुआ है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो है। तो अब ये चूंकि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक यानी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है आपको पता होना चाहिए कि WTO इज द बॉडी विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें वही मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आपको पता हो जाता है क्या, डी विल बी द आंसर फॉर दिस। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द आंसर। तीसरा सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। कमेंट सेक्शन में आंसर आप करिएगा ही करिएगा। क्वेश्चन इज टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, ये कहाँ लोकेटेड है? टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस आर ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली। और आगे बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है। सेंटर ट्वीक्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स टू फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब आप लोग को मैंने एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बताया था, ये चीज़ मैंने बताया था आपको कि भैया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है कि भैया आप एफॉरेस्टेशन करोगे, अगर आप एफॉरेस्टेशन करते हो तो आपको ग्रीन क्रेडिट दिए जाएगी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये रूल चेंजेस हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इट encourages the organizations and individuals to invest in afforestation projects in degraded forest lands for green credit। मतलब कि अगर आप degraded forest land में जा करके afforestation करते हो तो you can get the green credits, ठीक है ना। and it is promoted by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, है ना। इट इज़ द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल, इस प्रोग्राम का ओवरऑल कोऑर्डिनेटर भी है। अब इन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट द प्राइमेसी मस्ट बी अकॉर्डेड टू रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम्स ओवर मेयरली
टी प्लांटिंग। अब ये रूल्स में एक चीज़ क्लैरिफाई की गई है कि केवल ट्री प्लांटेशन नहीं है, मतलब कि केवल आप ये सोचो कि 10 पेड़ आपने लगा दिए आपको ग्रीन क्रेडिट मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट द थिंग। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यू हैव टू द प्राइमेसी मस्ट बी अकॉर्डेड टू रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नॉट जस्ट मेड फ्रॉम ट्रीज, है ना। ये तो है ना कि इकोसिस्टम में केवल पेड़ पौधे नहीं आते। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि आपको सिर्फ पेड़ नहीं लगाने हैं, आपको ओवरऑल इकोसिस्टम वहाँ का इंप्रूव करना है। तो अगर आप ओवरऑल इकोसिस्टम इंप्रूव करते हो तो आपको ये ग्रीन क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज दे कैन अप्लाई टू इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। अब याद रखिएगा कि इसको कैसे परस्यू किया जाता है। तो अगर जो इंडिविजुअल्स हैं इंटरेस्टेड इसमें, या जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई करती हैं पहले इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के पास, विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको हम ICFRE बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और वहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना है एंड यू हैव टू पे टू रिस्टोर दीज फॉरेस्ट, है ना। ये फॉरेस्ट जो है, ये इकोसिस्टम्स जो हैं, इनको रिस्टोर करने के लिए आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। एंड द एक्चुअल फॉरेस्टेशन विल बी कैरिड आउट बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द एक्चुअल फॉरेस्टेशन विल बी डन बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी याद रखना। तो ये रूल्स थोड़ा क्लैरिफाई किए गए हैं। देन अब ये है क्या, तो 2 साल जब आप प्लांट करने के 2 साल बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा ICFRE के द्वारा, है ना। जैसे आपने जहाँ पे भी किया था उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। एंड ईच सच प्लांटेड ट्री कुड वर्थ 1 ग्रीन क्रेडिट। हर एक वैसा प्लांट जो बड़ा हो चुका होगा उसको 1 ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। नाउ दीज ग्रीन क्रेडिट्स कैन बी क्लेम्ड बाय द फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज्ड इन 2 ways। अब जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था या जो इंडिविजुअल था, वो इन ग्रीन क्रेडिट्स का 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, आइदर यूजिंग इट टू complying with existing forest laws that requires organizations which divert the forest land for non-forestry purposes। मतलब कि जो कैंपा वाला रूल था ना, कि जैसे अगर आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस के लिए करते हो ट्रांसफर, तो आपको उतना ही ये फॉरेस्टेशन दूसरे एरिया में करना पड़ता है ना। तो ये आप एक तो क्रेडिट का यूज वहाँ कर सकते हैं, है ना। दूसरा आप कर सकते हो यहाँ पे अपनी CSR यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए। तो दीज आर गुड थिंग्स। CSR के साथ लिंक करना इन्वायरमेंट को, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इन्वायरमेंट को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट पेज की ये पहली न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है ना। थोड़ा हम लास्ट में मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। हाँ, तो यहाँ पे हम आते हैं, रशियन ट्रूप्स स्टार्ट टू पुल ऑफ फ्रॉम द काराबाख। तो यहाँ पे जो रीजन मेंशन्ड है वो है नगोर्नो काराबाख रीजन, है ना। ये हालांकि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है ये क्वेश्चन, 2022 में आई थिंक पूछा था, मैच द कॉलम में लोकेशंस में पूछा था। तो अब सवाल है नगोर्नो काराबाख क्या है, कैसा है, क्या उसमें इशू क्या चलता है, वो हम एक बार देखेंगे, है ना। तो नगोर्नो काराबाख जो है, इट्स अ कन्फ्लिक्टेड जोन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है ना। तो पहले तो आपको 2 कंट्रीज याद रखनी है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो एथनिकली आर्मेनियन है और जो रीजन है वो लोकेटेड है अजरबैजान में। अब आप समझ सकते हैं इट्स कहना चाहिए एक तरीके से एथनिक डिस्प्यूट है, और क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो आर्मेनियन है और पूरी जो टेरिटरी है वो अजरबैजान के पास रिकॉग्नाइज्ड है। तो इट्स अ डिस्प्यूट अबाउट दैट। तो नगोर्नो काराबाख एक माउंटेनियस रीजन है, मोस्टली आर्मेनियन पॉपुलेशन इज देयर, है ना, एंड बट इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। आर्मेनिया एंड अजरबैजान ने क्लैश शुरू किया था 1980s से, लेट 1980s से। 2 मेजर वॉर्स भी यहाँ पे लड़े जा चुके हैं 1990s में, और अभी 2020 में जब अजरबैजान ने रीगेन की थी और टेरिटरी, है ना। इसके पहले होता क्या था कि रशिया की वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस लगाई थी। 2020 में भी रशिया ने 2000 से ज़्यादा वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस लगाई थी। अजरबैजान का सपोर्ट करता भी है रशिया थोड़ा, है ना। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि रशिया ने विड्रॉ कर लिए अपने जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं फ्रॉम द नगोर्नो काराबाख। दे हैव विड्रॉन, द विड्रॉल हैज बीन कंफर्म्ड बाय द रशियन साइड, ठीक है ना। तो ये चीज़ न्यूज़ में हुई है। मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द अजरबैजान वाला पोर्शन विच इज बॉर्डरिंग रशिया,
इट इज़ बॉर्डरिंग जॉर्जिया, इट इज़ बॉर्डरिंग आर्मीनिया, इट इज़ बॉर्डरिंग ईरान, है ना। तो ये कंट्रीज़ है जिनको ये बॉर्डर करता है। कौन कौन सा हो गया आपका, इसमें ईरान हो गया, देन आपका अजरबैजान हो गया, आर्मीनिया हो गया सॉरी, देन आपका जॉर्जिया हो गया एंड रशिया हो गया, जहाँ पे ये बॉर्डर कर रहा है। नाउ दिस इज द मिड पोर्शन इज नगोर्नो काराबाख, है ना, अगडारा आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये है नक्शिवन, जो ये दिख रहा है नक्शिवन, दिस इज अजरबैजान ओनली। तो ये नक्शिवन जो है वो अजरबैजान का ही पार्ट है, एक्सक्लेव है कहना चाहिए, टाइप ऑफ एक्सक्लेव। एंड बॉर्डरिंग मैंने आपको बता दिया। कैस्पियन सी है जिसके साथ आर्मीनिया फिर बॉर्डर करता है, तो कैस्पियन सी इज ऑल्सो देयर जिसके साथ अजरबैजान बॉर्डर करता है, अजरबैजान नॉट आर्मीनिया। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मूव करते हैं आगे, देखते हैं और अगली क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं। WTO में इंडिया ने कहा है कि भैया कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के इशू का, ठीक है ना। अब बड़ा सवाल ये है कि भैया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का इशू है क्या, है ना। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, मामला बहुत बड़ा है लेकिन सरल शब्दों में समझते हैं। देखो होता क्या है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर प्रोक्योरमेंट कर रही है फ्रॉम द फार्मर से खरीद रही है डायरेक्टली, ठीक है ना, और उसको फिर क्या करती है, FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके वेयर हाउसेज में डाल देती है ना। अब हमको ये भी पता है कि जब गवर्नमेंट खरीदती है तो कौन से दामों पे खरीदती है, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दामों पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दाम कई बार क्या होता है मार्केट प्राइसेस से ज़्यादा रहते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस बहुत कम हो गए मान लो, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर लेती है। तो जब पहले डिसाइड करती है तो वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाती है। अब WTO का ये कहना है, देखो WTO ने ये नहीं कहा कि आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते हो, उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हो, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने लगते हो, मतलब कि जब आप MSP यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मार्केट प्राइसेस मार्केट से भी ज़्यादा देने लगे आप उनको, तो ये जो है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है ना। तो ये मामला चल रहा था। तो एक चल रहे थे पहले दोहा डेवलपमेंट राउंड्स चलते थे पहले। दोहा डेवलपमेंट राउंड्स जो थे वो 2001 के टाइम पे, ये दोहा मीट हुआ था WTO का, वहाँ पे डिसाइड किया गया, एक पीस क्लॉज डिसाइड किया गया, ठीक है ना। देयर वाज अ पीस क्लॉज विच वाज डिसाइडेड कि ठीक है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग आप कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 10% तक कर सकते हैं, मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसके 10% तक की आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और पीस क्लॉज में ये बोला गया कि आप अगर इसको ब्रीच करते हैं 10% को, 10% तक तो ऑलरेडी अलाउड है, अगर आप 10% की लिमिट को ब्रीच करते हो तो भी आपके ऊपर हम कोई केस या डिस्प्यूट नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पीस क्लॉज निकाला गया था, ठीक है ना। अब बात चली इसके बाद बाली तक आती है। बाली में भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है 2013 में, और वहां पे ये डिसाइड किया गया कि भैया अभी पीस क्लॉज को हम कंटिन्यू रखते हैं, बट वी विल गेट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस वेरी सून। 2013 में ये बात की गई थी। अब 2013 में ये बात हुई, उसके बाद 11 साल और बीत चुके हैं, है ना। अब 2024 साल चल रहा है, तो अभी भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया है। अभी भी बार बार वही जो पीस क्लॉज था उसी को और एक्सटेंड किया जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन। अब दिक्कत इंडिया को ये हो रही है कि भैया हम वो बार बार उनको अप्लाई करना पड़ता है कि वो लिमिट को ब्रीच करने वाले। जैसे अभी कल की ही बात है कि इंडिया ने लास्ट मंथ की बात है, इंडिया ने पीस क्लॉज को फिर से इन्वोक किया था 5वीं बार, है ना। 5th टाइम उन्होंने इस एक साल के अंदर इन्वोक किया है पीस क्लॉज को कि हम इसको ब्रीच करेंगे 10% की लिमिट को। तो उनके वजह से बहुत सारा कम्बरसम प्रोसेस, पेपर वर्क, अप्रूवल, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ऑथर ने यही इंडिया ने कहा कि भैया इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालो, बार बार ये नहीं होगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ओवरऑल इशू। आप लोग से छोटा सा सवाल ये कि WTO के बारे में आप बताइए, मराकेश ट्रीटी क्या है, उरुग्वे राउंड क्या है। उरुग्वे राउंड के बारे में बता दो मुझे, ठीक है ना। एक बार गूगल करना उरुग्वे ट्रीटी या मराकेश एग्रीमेंट क्या होता है और WTO से रिलेटेड है, मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना। अगले टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ऑन इंडियाज हीट एक्शन प्लान्स, तो इंडिया के हीट एक्शन प्लान के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या है इंडिया का हीट एक्शन प्लान। तो लेट्स सी दैट एज वेल। यहाँ पे सबसे पहले हीट वेव की बात चल रही है कि इस बार जो है इंडिया में अनयूजुअली वार्म टेम्परेचर आपको बहुत अर्ली, मतलब मार्च अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा अनयूजुअली वार्म टेम्परेचर आपको मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। हीट वेव्स क्या होती हैं, तो हीट वेव्स एक्चुअली वही है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है प्लस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो कोई प्लेन एरिया है,
प्लेन एरिया में है तो आप 40 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में जब आप जाओगे तो आप हीट वेव एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। तो वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉर्मल हीट वेव और दूसरी होती है सीवियर हीट वेव। तो अगर 40 से लेकर के 45 डिग्री तक का टेम्परेचर है, मतलब सॉरी 4.5 से लेकर के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो फिर वो कहलाता है आपका नॉर्मल हीट वेव। लेकिन अगर टेम्परेचर 47 डिग्री 47 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो वो कहलाएगा आपका सीवियर हीट वेव कहलाएगा, ठीक है ना। और वही चीज अगर हम हिली एरियाज में बात करें तो ये 30 डिग्री पे बात होने लगती है, मतलब कि प्लेन एरियाज में ये चीज 40 से मतलब 40 के ऊपर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिली एरियाज में ये चीज हम 30 डिग्री के ऊपर जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, मतलब 35 डिग्री के पास टेम्परेचर आता है, तो हम हीट वेव बोलते हैं इन द हिली एरियाज, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ जो हीट एक्शन प्लान है HAP जिसका नाम लिखा जा रहा है कि किस तरीके से हम प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इसका मेन एम रहता है प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना, एडवर्स इम्पैक्ट जो है एक्सट्रीम हीट का उसको कम करना, है ना। एंड इसमें स्ट्रेटजीज क्या क्या इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया के हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत तो पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करना, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स लगाना कि कैसे आप बच सकते हो, क्या कर सकते हो, देन कूलिंग सेंटर्स बनाना, बीच बीच में कूलिंग सेंटर्स एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, इम्प्रूव्ड हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, लॉन्ग टर्म मेजर्स लाइक अर्बन प्लानिंग विद हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स एंड ग्रीन स्पेसेस। तो ज़्यादातर ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, ग्रीन स्पेसेस आप बनाओ, कंस्ट्रक्शन के समय आप हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करो, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने इस आर्टिकल में कुछ कमजोरी भी बताई है, शॉर्टकमिंग्स भी बताई हमारे हीट एक्शन प्लान की। पहला है कि नेशनल थ्रेशोल्ड माइट नॉट कंसीडर रीजनल वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नाइट टाइम हीट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भाई जो नेशनल लेवल के थ्रेशोल्ड डिटरमाइन किए गए हैं वहाँ पे लोकल वेरिएशंस को इंक्लूड नहीं किया जाता, वो तो भैया एक सेंट्रलाइज वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट लैकुना इन दिस। दूसरा उन्होंने कहा कि जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है हीट एक्शन प्लान का वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाला कि कौन सा रीजन कितना वल्नरेबल है टू द हीट वेव्स एंड ऑल, ठीक है। देन स्ट्रेटजीज डोंट फुल्ली एड्रेस द नीड्स ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, है ना। तो इनफॉर्मल वर्कर्स के पूरी तरीके से उसको कंसिडर नहीं करता है हीट वेव का जो हमारा एक्शन प्लान है। तो स्ट्रेटजी इज नॉट फुल्ली एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद ऑथर ने कहा कि भाई रिसोर्स लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, जैसे बजट की अवेलेबिलिटी या फिनेंसिस की जो अवेलेबिलिटी वो पूरी नहीं है, तो दैट इज़ अगेन अ इशू, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर ना। ऑथर ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई नाइट टाइम हीट को भी आप कंसीडर करो, उसको भी एड्रेस करने का कुछ प्रयास करें, कंसिस्टेंट मेथड्स बनाएं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के, डेडिकेटेड बजट होना चाहिए हीट एक्शन प्लान के लिए, एंड हीट एक्शन प्लान को जो ब्रॉडर क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके साथ आप इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। और जो प्लांटिंग ट्रीज हैं ये सब स्ट्रेटजीज तो ऑब्वियसली बातें चलती रहेंगी। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। अभी ये फिर से आर्टिकल वही है, लेकिन मैंने बताया हुआ है कई बार, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा वही है कि जिस बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया गया है, क्या वर्डिक्ट दिया गया है कि इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वहाँ पे एक कोर्ट का डिसीजन पहले तो ये था कि सारी ओवरहेड लाइंस को बैन कर दिया जाए और जो कंस्ट्रक्शन पावर कंपनीज हैं वो सारी अंडरग्राउंड केबल्स बिछाएं, लेकिन बाद में उस पर स्टे लगा दिया गया। नाउ दे हैव सेड दैट कि कमेटी बनाई जाएगी, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी जो कि डिटरमाइन करेगी कि क्या करना चाहिए इन ओवरहेड लाइंस का, है ना, या ओवरहेड लाइंस कहाँ हो सकती हैं कहाँ नहीं हो सकती, ये डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल में ये चीज़ बताई कि ये जो राइट बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक तो बहुत अच्छा एक स्टेप है, लेकिन कोर्ट ने अभी भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिस्कोर्स के लिए अपना डिस्क्रिशन रखा है और बहुत ही ओपन एंडेड डिसीजन दिया है, मतलब कि ये फुल्ली आर्टिकुलेट नहीं किया है, स्पेसिफिक्स नहीं बताए हैं इस राइट के। तो काफ़ी कुछ अभी भी ये कोर्ट के हाथ में है ना। एंड इमीडिएट इम्पैक्ट को लिमिट करने के लिए था, हालांकि और ज़्यादा अगर स्पेसिफिक बताते तो इमीडिएट इम्पैक्ट भी होता इस डिसीजन का, तो उसको लिमिट करने के लिए है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दीज आर द ओनली न्यूज़ आइटम्स विच यू नीड टू रीड टुडे, है ना। इसके अलावा मत पढ़ने की कोशिश करना, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो दैट इज़ इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।